एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी बनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और अग्नु भैया, हाँ प्रसव भैया, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर जहार सिंह, सहायक प्राध्यापक हैं, पौध रोग विज्ञान कर राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। इनकर से आज हम बात करब कि धान में लगे वाला प्रमुख रूप से कौन कौन सा फफूंद जनित रोग है और उनका निवारण हमन कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमार विषय तो यही है, अभी के समय में पानी भी बहुत गिरत है, लगातार पानी गिरत है, धान कर रोपाई भी प्रभावित हुई से, थरहा भी प्रभावित हुई से, और सब्जी भाजी कर तो बातें अलग है। तो हमन ये जानना चाहते हैं कि अभी के समय में किसान मन का करें, कौन कौन सा फफूंद जनित रोग अभी लग सकते हैं। तो अभी फफूंद जनित जैसे रोपाई के बाद करते हैं तो पौधों को पोषक तत्व अच्छे से मिले तो उसका बढ़वार बहुत अच्छे से होता है। लगातार बारिश हो जाने से खासकर सरगुजा संभाग में अभी प्रमुख रूप से जैसे भूरा धब्बा रोग हो गया, झोंका रोग हो गया, तना गलन रोग हो गया, शीथ ब्लाइट रोग हो गया, ये प्रमुख रूप से लगते हैं इस अवस्था में। तो उसको पहचानने का अच्छा तरीका है, जैसे हम शुरुआती अवस्था में जब देखें कि धब्बा पानी के बूंद के समान हो और जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो जैसे पैरा सूखने के बाद हो जाता है ग्रे कलर का, वैसा सेंटर और किनारे किनारे डार्क गहरा भूरा रंग का होता है। तो जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये झोंका रोग है। ये एयरबॉर्न होता है, हवा के द्वारा फैलता है। तो अभी ठंडा हवा चलना और बारिश होना ये इसके लिए बेस्ट फेवरेबल कंडीशन है, तो ये आसानी से फैल जाता है। डॉक्टर साहब, देखा वो किसान भाई के फोन भी आते, बात कर लेती। हाँ, हाँ, हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हाँ, राउर अपन नाम लो बताई, कहाँ से फोन करा थी। मैं धौरपुर से तुषार पांडे बात करत रहे। वही तो जाने के चाहत रही राउर मन से कि जैसे अभी हम धान ला लगाए ही तो ओकर शुरुआती रोग कर पहचान कैसे होही, तेकर बारे में जानकारी चाहत रही से। ओकर रोकथाम के का इलाज है, का दवाई है, ते मला बताते हैं तो बड़ा। हाँ, राउर का सवाल बढ़िया है, समय ऊपर कर है, डॉक्टर साहब जवाब ला देते हैं। हाँ। तो किसान भाई, अभी प्रमुख रूप से धान में जैसा मौसम चल रहा है, खासकर सरगुजा संभाग में, तो झोंका रोग लगता है, जिसका पहचान है कि पानी के बूंद के समान पहले दिखाई देगा, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा वो पैरा सूख जाने के बाद ग्रे कलर का हो जाता है बीच में, और उसके धब्बे के किनारे किनारे गहरा भूरा रंग का दिखेगा, और उसका शेप जो है आँख के आकार का या नाव जैसा आकार होता है, उस आकार का होता है। तब आप पहचान सकते हैं कि ये झोंका रोग है। और एक होता है भूरा धब्बा रोग, वो छोटा छोटा गहरा भूरा धूसर रंग का होता है, जो कि पत्तियों पर छोटे छोटे पड़ते हैं, उसके बाद आपस में मिलकर पत्तियों को जला टाइप का दिखाई देगा। तो उसको इसीलिए पण अंगमारी रोग भी बोलते हैं उसको। और एक होता है तना गलन रोग। तो तना जो है मिट्टी से सटा हुआ, जहाँ पे पानी भरा रहता है 4-5 सेंटीमीटर, वहाँ पास इसमें जो मृदा जनित फफूंद है वो आक्रमण करके उसको गला देते हैं। जब उसको हम स्मेल करेंगे, सूंघेंगे, तो उसमें से सड़ी हुई कुछ चीज़ों की बदबू आएगी और उसमें एक चिपचिपा सा रस निकलता है, तो जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये तना गलन रोग है। उसी प्रकार एक उसमें शीथ ब्लाइट लगता है। तो शीथ ब्लाइट में जैसे नाग के शरीर में धब्बा रहता है, भूरा कलर का, फिर काले कलर का, ऐसे, तो उस तरीके से दिखाई देगा। ये भी जहाँ से मिट्टी से ऊपर निकला हुआ, जहाँ पे पानी भरा रहता है, वहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा। तो ये तो हो गया पहचान। अब उसके निवारण के लिए आप पहले तो बोने से पहले बीज उपचारी करके बोना चाहिए। तो कैसे उपचार करल जाए सकत है डॉक्टर साहब, हाँ, बताते हैं।
बीज उपचारित करने के लिए जैसे मार्केट में बहुत सारे फफूंदनाशी आते हैं, तो उसमें से थीरम है, केप्टान है, बाविस्टीन है या मैंकोजेब है, कि इसमें से किसी भी एक फफूंदनाशी को लेके 2 से 3 ग्राम मात्रा रहेगा, उसको 1 किलो बीज में अच्छे से मिश्रित करके फिर बो दें। तो उससे क्या होगा, आपका पौधा बच जाएगा, उसमें रोग और कीड़े नहीं लगेंगे। जी। और वो जो आओ बीमारी बता थी रउरे कि वो काला भूरा धब्बा लग जाए पानी पे, ओकर रोकथाम बरे। हाँ, उसके लिए आप अभी नया जनरेशन का फंजीसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं। एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल मिक्स आता है या ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल, दोनों में से किसी एक को 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके, जैसे 15 लीटर का आपका स्प्रेयर का टंकी है, उसमें 15 ml डालेंगे, फिर अच्छे से सॉल्यूशन बना के फिर उसको स्प्रे कर देंगे, तो रोकथाम हो जाएगा। चला राउरकर सवाल बड़ा अच्छा है किसान भाई, ऐसे ही लगातार हमारे कार्यक्रम में शामिल होता रहा और सवाल पूछत रहा। राउरकर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुझे लगा था एक फोन और आगे से। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हेलो किसान वाणी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट बोल रही हूँ। अच्छा, और बताइए वहाँ पर मौसम कैसा है? आज तो थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, 1 सप्ताह तक बंद थी। अच्छा। और भारी बारिश पहले हुई थी। हाँ। तो उसमें हमारे धान रोपाई किए थे तो बह गए थे, यानी पानी के साथ चले गए थे, पौधा उखड़ के। हाँ। तो आज के सवाल क्या है राउर के? ये सवाल है कि वो जो पानी में डूब गए थे पौधे, तो वो पीलापन क्यों लग रहा है, उसको हरापन लाने के लिए क्या करें? तो उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है, अच्छे से भोजन नहीं बना पाता है, पानी में डूब गया था तो उसमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए आपको पोटाश डालना पड़ेगा। पोटाश डालने से उसको पोषक तत्व मिल जाएगा और वो अच्छे से उसका बढ़वार आगे हो जाएगा और जो पीलापन है वो हरा हो जाएगा। तो उसका मात्रा है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से छिड़काव कर दें। तो सर ये जैसे वो करना है, पोटाश को हम डाल देंगे तो खरपतवार निराई करने के बाद डालें कि ऐसे डाल दें? नहीं, खरपतवार निकालने के बाद ही डालिए, नहीं तो खरपतवार भी पोषक तत्व मिल जाएगा, जो हमारे मुख्य फसल वंचित रह जाएंगे। तो कोशिश करें खरपतवार पहले निकालें, उसके बाद ही कोई भी दवाई के छिड़काव हो या पोषक तत्वों की छिड़काव हो उसके बाद ही करें, ताकि हमारे मुख्य फसल को अच्छे से मिल सके। जी सर, जी सर। ठीक जी, ठीक है जय मंत्री जी, फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। धन्यवाद। हाँ, देखा बड़ा अच्छा जानकारी भी मिली और अभी किसान भाई मन समसामयिक जानकारी पूछते हैं और कई क्षेत्र ऐसा है। अब देखा मध्य प्रदेश से फोन आए रही तो है, तो हमारे पड़ोसी राज्य, बाकी मौसम में कितना परिवर्तन है, हमारे जगह लगातार बारिश होते उते थोड़ा कम बारिश है, तो एक फर्क भी फसल में पड़े। तो डॉक्टर साहब राउर बतात रहे हैं शुरू में कि जो शुरुआती लक्षण जो दिखेल धान में, धान बुआई के 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो लक्षण सामने आयल, तो मैं प्रमुख रूप से और कौन कौन सा लक्षण ऐसा रोग या कीट कर प्रभाव दिखना शुरू हो जाए? अभी ज़्यादातर किसान पहचान करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे पत्तियों का पीला पड़ जाना, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जिंक की कमी से भी हो जाता है, पोटास की कमी से भी और नाइट्रोजन की कमी से भी। तो उसमें और जैसे विषाणु जनित रोग होता है उसमें भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो उसमें प्रमुख रूप से पहचानने की ये है कि पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर पीली पड़ रही है या पत्ती के किनारे किनारे से। तो पत्तियां प्रमुखतः ऊपर से यदि नीचे की ओर आ रही है तो वो बैक्टीरियल रोग हो सकता है, विषाणु जनित हो सकता है यदि उसमें धारियाँ बने तो।
और पत्तियां कहीं कहीं धब्बेदार में पीलेपन पड़े तो वो जिंक डिफिशियंसी हो जाता है। तो उस चीज़ से अच्छे से ध्यान रखें कि पहले अच्छे से उसका देख करके ही लक्षण को अच्छे से पहचान के यदि दवाई डालें तो ही अच्छे से निवारण हो जाएगा उसका। अभी के समय में किसान भाई क्या करे, जैसे 10 दिन 15 दिन का रोपाई होई सोही जे धान का रोपाई 10 दिन पहले 15 दिन पहले होगी से तब वो टॉप ड्रेसिंग यूरिया को जो देहल जाए ओकर समय आगे से। तो अगर कोई रोग दिखत है ओमें पत्ती में कुछ धब्बा दिखत है और कोई झुलसा दिखत है ऐसा, तो ऐसी स्थिति में यूरिया का छिड़काव कर सकत है किसान भाई में? नहीं, यूरिया का एक्चुअल में अभी छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें यूरिया जैसे छिड़काव करते हैं तो रोग और ज़्यादा पनप जाता है। तो उस कंडीशन में पहले यदि उसमें बीमारी दिख रहा है तो उसका निवारण करें। मैंकोजेब है या प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, इसमें से कोई भी दवाई का हम छिड़काव कर सकते हैं जिससे पहले रोग फील्ड से चला जाए खेत से, उसके बाद लगता है तभी यूरिया का छिड़काव करना है। डॉक्टर साहब हमन देखे हैं कि समय दर समय और हर साल रोग मन कर भी बढ़ोतरी हुई से, तो ये मौसम के कारण होयल कि कुछ और कारण है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मौसम भी लगातार बारिश वाला थोड़ा थोड़ा बारिश होते रहता है तो नमी ज़्यादा पनप जाता है। तो नमी ज़्यादा पनपता है तो बहुत सारे फंगस लग जाते हैं। जैसे घर में ही देखे हैं हम जनरली, चना भिगा के रख दें और ऐसे ही छोड़ दें उसे फफूंद लग जाएगा। ब्रेड है उसमें थोड़ा नमी आएगा तो भी फफूंद लग जाता है। तो वैसे ही मौसम यदि ठंडा रहे लंबे समय तक 4-5 दिन तो उसमें फफूंद आक्रमण करते हैं। तो उस कंडीशन में हम प्रॉपर खेत का ऑब्जर्वेशन करते रहें। यदि कोई भी फफूंद जनित रोग होता है तो उसको जैसे पहले बताए थे उस हिसाब से लक्षण देख के उसका निवारण कर लें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे फफूंद जनित कुछ रोग के बारे में, तो पानी के अलावा भी कोई परिस्थिति है जिसमें फफूंद जनित रोग बढ़ेल? अभी के समय में तो पानी ज़्यादा हो गई से, ठीक है, जल जमाव कर भी स्थिति है, पूरा खेत में भरल है, तो अभी कर स्थिति या फिर और कोई कारण बन सकता है फफूंद जनित रोग ज़्यादा बढ़े कर? हाँ, हमन क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को अपने पौधों के रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने के लिए पोटास का छिड़काव बहुत ज़रूरी है। पोटास छिड़कने से होता ये है कि पौधे उसको ले लेते हैं तो जो बीमारी और फैलाने वाले नुकसान पहुंचाते हैं पौधों के, उसके प्रभाव को नगण्य कर देते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पौधे हमारे बच जाते हैं और उसको आक्रमण करते हैं तो उसको सह लेने की क्षमता आ जाती है। तो इस वजह से हम पौधों की पोषक तत्वों पे ध्यान दें। दवा छिड़काव के भी कुछ तरीका है, जैसे कोई कीट व्याधि लग गई से, हाँ, तो कई बार ऐसा रहल कि किसान भाई बाजार से दवाई ले आई 100 के टंकी में डाल के कुछ छिड़काव शुरू कर देते हैं। तो कोई नियम भी है जिसमें कि कीट भी मर जाए, रोग में भी रोकथाम हो जाए और दवा का जो प्रभाव है और भी धान में न पड़े? हाँ, जैसे तेज़ धूप में उसको छिड़काव नहीं करना चाहिए, बारिश हो रहा है तो छिड़काव नहीं करना चाहिए, हवा चल रही हो तो छिड़काव नहीं करना चाहिए। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है जिस समय में हवा न चल रही हो, और उसको जब छिड़कने समय हाथ में ग्लव्स हो, मास्क पहन लें, आँखों में चश्मा लगा लें
गम बूट्स पहन लें ताकि कान में नाक में अच्छे से ढका रहेगा तो अंदर ना जाए। वो जहरीला होता है तो शरीर के लिए भी हानिकारक होता है। यदि तेज बहाव होगा हवा का तो जहाँ पे हम छिड़कना चाहेंगे उड़ के कहीं और चला जाएगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए दवाई छिड़कने से पहले। अग्नुभिया मैं सोचत रहन कि बात तो बढ़िया चलत है और एक ठो गीत सुन लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहता। हाँ, बढ़िया छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, सुन ले थी। सुन गोई मोर मैना मारथे करे जवाले बान तोर नैना तोर बैना हारे तोर नैना तोर बैना सुन गोई मोर मैना मारथे करे जवाले बान तोर नैना तोर बैना हारे तोर नैना तोर बैना सुन गोई। गाँठ मया के बही तोरे संबंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे गाँठ मया के बही तोरे संबंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे गजरा के डबिया में चोला मोर धंधागे चोला मोर धंधागे चोला मोर धंधागे सुन गोई मोर मैना मारथे करे जवाले बान तोर नैना तोर बैना हारे तोर नैना तोर बैना सुन गोई। जब ले देखे तोला घर बन भुलागे लागत ऐसे मोला मोहन खवा दे लागत ऐसे मोला मोहन खवा दे जब ले देखे तोला घर बन भुलागे लागत ऐसे मोला मोहन खवा दे लागत ऐसे मोला मोहन खवा दे मोहनी खवा दे मोहनी खवा दे सुन गोई। उम्मीद करत हन कि ये गीत जम झनला पसंद आई सोही और हमन सोचत रहन कि लगातार फ़ोन भी आयल और एक बारे में सवाल भी हमन जो विषय चुने हैं डॉक्टर साहब समसामयिक आधार पर है तो हमन ये जानना चाहत रहन कि फफूंद जनित रोग में कौन सा दवाई डालना है। किसान कैसे समझ पाए कि कौन सा फफूंद हो गई से तो कौन सा राउर मन भी अलग अलग दवाई का नाम बता थी तो कब कौन सा डालना है कैसे समझ हम आई हमन ला कि कोई कुछ मानक है में। मानक ये है कि जैसे फफूंद जनित जितने भी रोग हैं तो अभी नया जनरेशन का जो फंजीसाइड आ रहा है उसमें सभी में प्रभावशील है वो। अच्छा। सभी को नियंत्रण कर लेता है लेकिन कुछ ऐसा ही स्पेसिफिक फफूंद जनित रहता है जिसके लिए अलग से दवाई डालना पड़ता है। तो जैसे अभी एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल मिक्स आ रहा है, दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन, तो वो प्रभावशील है। ज़्यादातर जितने भी फफूंदनाशक दवाई हो, चाहे वो धान में हो चाहे कोई भी फसल में हो, वो सभी फफूंदजनित रोग से बचाव कर लेता है। तो जैसे कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे अभी फसल तो छोटा है, जैसे बड़ा हो जाएगा जिस टाइम में कल्ले आएंगे उसमें स्मट लगते हैं जिसको लाई फूटना बोलते हैं, तो
तो ऐसा आ जाता है, उस समय में हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है उसका छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि उस समय में दूध भराते रहता है। तो यदि हम रासायनिक दवाई करेंगे तो उसके जस्ट 15 दिन 20 दिन बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें रसायन रह जाता है, तो उसको हम जैसे खाते हैं या कोई भी खाएंगे तो कैंसर तक हो सकता है। अच्छा। तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि उसका फाइटोटॉक्सिटी लेवल है वो सभी का अलग अलग होता है, तो अवस्था के हिसाब से छिड़काव करना रहता है। जैसे अभी वेजिटेटिव स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में जैसे बढ़वार हो रहा है, उस समय में जो बता रहा था मैं, ट्राईसाइक्लोजोल भी एक आता है, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन वाला जो दवाई है एजॉक्सीस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्रोपिकेनाजोल, ये कॉम्बिनेशन वाला दवाई बहुत कारगर होता है। तो चाहे झोंका रोग हो, चाहे अंगमारी रोग हो, चाहे सीद ब्लाइट हो, चाहे तना गलन हो, ये सभी में इफेक्टिव है ये दवाई। इसका मात्रा 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें। डॉक्टर साहब, जो दवाई हमन डालत हन वो रोग कर कौन अवस्था में हमन के डालना चाहिए? कब पता चले कि बीमारी अब क्रांतिक अवस्था में पहुंच गई से अब हमन के दवाई डालना है और कितना दवाई डालना है? तो मात्रा तो तय रहता है, बस ये है कि हम फ्रिक्वेंटली फील्ड का विजिट करते रहें, और जैसे पत्तियों में 1 से 2 धब्बा दिखे तो उसी टाइम में पहला छिड़काव कर दें। अच्छा। उसके 15 दिन बाद फिर दूसरा छिड़काव करें यदि दिख रहा हो तो। यदि दूसरी छिड़काव के बाद, ज़्यादातर किसान लोग एक बार छिड़कने के बाद छोड़ देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है कि एक ही छिड़काव में वो कंप्लीट नहीं मर जाता है, कहीं घास में वो सरवाइव कर लेता है, तो जैसे उसका प्रभाव कम होगा तो फिर से वो फसल में आक्रमण कर सकता है। तो दूसरी बार 15 दिन के बाद फिर से छिड़काव करें, उसके बाद तीसरी बार स्प्रे जब जरूरत हो तभी करें, जब दिखेगा धब्बा। तो नहीं दिखेगा तो जरूरत नहीं है, लेकिन 2 छिड़काव तो कम से कम करना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और किसान भाई मन ला जानना बहुत जरूरी है कि अभी तो शुरुआती लक्षण बताएं, जो शुरुआती जो रोपाई के बाद जो रोग लग सकत है, कीट व्याधि आ सकत है धान में, और कौन कौन सा ज़्यादातर प्रभाव दिखे 1 महीना बाद, जब गभोट अवस्था में धान आ जाएगी, बाद में बाली निकले लगी, तो एक क्रम का है रोग के, कीट लगे के, इला भी किसान भाई मतलब बता दे। रोग लगने का क्रम मौसम आधारित होता है। जैसे लगातार बारिश हो रहा है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो फफूंद आक्रमण करते हैं पौधों में, चाहे किसी अवस्था में हो, चाहे प्रारंभिक अवस्था हो, चाहे मध्य अवस्था हो, चाहे गभोट अवस्था हो। उस समय में रोग के पहचान कर उसका फफूंदनाशी छिड़काव करने से बचाया जा सकता है समय रहते। और ध्यान दें कि पौधे ज़्यादा ना फैलें, उससे पहले ही हम छिड़काव कर लें। और जो रोग लगेल कोई भी धान में, तो एक फसल चक्र के भी कुछ प्रभाव है। जैसे खरीफ में मान ला जिमें धान है, पानी जिमें जमा हो तो धान ही खेती करी, लेकिन कोई एकीकृत कोई तरीका है कि रोग न लगे, वो कर बर किसान भाई क्या करें कि रासायनिक दवा का उपयोग कम से कम करना पड़े और धान के रोग में भी नियंत्रण हो सके? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी क्या हो रहा है कि रोग प्रतिरोधी किस्म बना रहे हैं, वैज्ञानिक लोग निकाल रहे हैं, वो अलग अलग स्थान वाइज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे झोंका रोग का हॉटस्पॉट एरिया माना जाता है, जैसे सरगुजा हो गया और जगदलपुर हो गया छत्तीसगढ़ में। प्रभावित इलाका। हाँ, तो उसके लिए ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्म है, जैसे IR64 है। तो इस किस्म को हम लगा करके आसानी से बचा सकते हैं अपने फसलों को। यदि रोग प्रतिरोधी सबसे अच्छा तरीका होता है, उसमें ना ही वो रोग आएगा, आपका फसल बच जाएगा, तो उसमें दवाई डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रोग प्रतिरोधी किस्म को पहले अपनाएं और बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। तो और अभी तो ज़्यादातर उत्तर छत्तीसगढ़ में देखा डॉक्टर साहब, तो किसान भाई में हाइब्रिड बीज कर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हाइब्रिड बीज के चलन इतना है कि 90-95% जो किसान है वो हाइब्रिड बीज तरफ आकर्षित होकर ओकर भी खेती करते हैं, उत्पादन भी बढ़िया बात है। तो ऐसा है क्या कि हाइब्रिड जो बीज है अलग अलग कंपनी के, ओकर से भी कुछ कीट के या रोग के प्रभाव ज़्यादा दिक्कत है? हाँ, क्योंकि अलग अलग कंपनी जैसे जीन उसमें इनकारपोरेट करते हैं, जब वो कोई भी वैरायटी डेवलप करते हैं
तो उसमें माइक्रो लेवल पे पहले जीन ट्रांसफ़र करते हैं किस रोग के प्रति वो प्रतिरोधकता है। तो कभी कभी कोई कंपनी वाले एक ही फसल में वो बहुत सारे जीन को इनकारपोरेट कर देते हैं। तो उससे होता ये है कि वो झोंका रोग से भी बच जाएगा, बैक्टीरिया जनित रोग से भी बच जाएगा। तो ऐसे और कई कंपनी क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई एक ही जीन डालते हैं। जैसे झोंका रोग के लिए प्रतिरोधी बनाना है तो सिर्फ झोंका रोग का ही जीन इनकारपोरेट करते हैं, लेकिन उसमें पर्ण अंगमारी रोग आ सकता है। तो वो कंपनी अपना अपना पॉलिसी रहता है कि उन लोग किस क्षेत्र के लिए कौन सा प्रतिरोधी किस्म डेवलप कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ से भी कृषि विज्ञानी मन खेत तक जाके किसान मन ला ये समय कुछ सलाह देत हुए कि धान में झुलसा रोग होगिस या और कोई कीट व्याधि होगिस, ओकर से बचाव के कुछ तरीका, या किसान मन ला पहले से कुछ प्रशिक्षण या समझाइश ऐसा कुछ कार्यक्रम चले? हाँ, प्रसार जितना भी रिसर्च का काम होता है, जैसे कॉलेज हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, तो वहाँ पे पहले यही सब चीज़ देखा जाता है कि कैसे फसल को बचाया जा सके। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता है उसको केवीके के माध्यम से प्रसार किया जाता है ताकि किसान से किसान तक पहुँच सके, खेतों तक। तो ये बीच बीच में प्रशिक्षण भी होते रहता है और डेमो भी लगाते हैं, प्रदर्शनी, ताकि किसान जो हाइब्रिड लगा रहे हैं और वैज्ञानिक पद्धति से केवीके के देख रेख में हो रहा है तो दोनों का तुलना कर सकें और उसको अपना सकें। अग्नु भैया देखा बहुत अच्छी जानकारी हमन के मिली से। और अब बेरा हो गई से मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर। तो मंडी भाव के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखा आज का मंडी भाव रहीस परसों भैया, गेहूँ रहीस 2900 रुपया प्रति कुंटल, चना रहीस 8500 रुपया प्रति कुंटल, कोदो हर 3000 रुपया प्रति कुंटल और मक्का है 1850 रुपया प्रति कुंटल। और मौसम कार्यालय से जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान रही 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 19 डिग्री सेल्सियस। कल अधिकतम तापमान रही 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 18 डिग्री सेल्सियस। और एक अलावा बरखा कर स्थिति अभी बताते हैं। फिलहाल हमन के समसामयिक आधार पर सतर्क भी रहना पड़ी और मौसम अनुसार खेती बाड़ी करती है करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये समय में किसान मन का कर सकता है? अगर समसामयिक हमन के सुझाव देना है तो का हमन दे सकती? लगातार अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। फफूंद जनित लगातार नमी बनने से अलग अलग फफूंद आक्रमण करते हैं, तो उसका निरीक्षण कर जो प्रमुख रोग लगते हैं उसका पहचान कर उसका दवाई समय पर छिड़कने से उससे बचा जा सकता है। और जैसे भी बीमारी के लक्षण के अनुरूप उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसमें पोषक तत्व की कमी ना हो इसका खास ध्यान रखें। मेढ़ों की साफ सफाई करते रहें। कभी कभी घास में भी ज़्यादातर फफूंद सरवाइव कर जाते हैं तो उससे हमारा मेन फसल को बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। और खरपतवार रहता है उसमें भी सह पाते हैं, तो उसको भी निकालते रहें, ज़्यादा बढ़ने न दें। और खरपतवार जैसे बढ़ जाएगा तो जो मेन फसल को पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो ज़्यादातर पोषक तत्वों को खरपतवार ले जाते हैं, इसीलिए पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसका ख्याल रखें तो हमारा फसल बहुत अच्छे से हो जाए। अग्नु भैया देखा आज बहुत बढ़िया हमन की जानकारी मिलीस। तो कार्यक्रम के समय यही होत है। डॉक्टर साहब ला कार्यक्रम में उपस्थित रहे बर, स्टूडियो में आए बर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। फिर मौका मिली तो नया विषय पर हमन जरूर बुलाब और बढ़िया बातचीत करब। आज उपस्थित रहे बर डॉक्टर साहब ला धन्यवाद करत ही। धन्यवाद आप लोग। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।